Now, Shri Raviशंकर प्रसाद। माननीय उपसभापति जी, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि इतने ऐतिहासिक बिल पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। सबसे पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। संसद के बारे में पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा रही है कि संसद में गंभीर बहस नहीं होती, संसद में चर्चा नहीं होती। आज हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है कि इसी संसद ने तमाम विरोध, तमाम मतभेद, तमाम विचारधाराओं के टकराव के बावजूद ये देश के सामने बताया है कि जब महत्वपूर्ण मसले आते हैं तो संसद मुखरता से बहस करती है, जहां आवश्यकता होती है समझदारी बनाती है, और अगर देश की अपेक्षाओं के अनुरूप एक ऊपर उठकर कुछ मामले को राजनीतिक विरोध से ऊपर सोचने की आवश्यकता होती है तो वो भी आचरण करके दिखाती है। आज जब हम लोकपाल बिल पर चर्चा कर रहे हैं माननीय उपसभापति जी, तो हमें अपने कुछ अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। आज देश में क्यों ऐसी स्थिति आई है, यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था से इतनी नफरत क्यों हो गई। मुझे मालूम है कि देश की राजनीति में ईमानदार लोग भी हैं, देश की राजनीति में ऐसे लोग भी हैं जो राजनीति को सेवा का माध्यम नहीं मानते, राजनीति को स्वार्थ सेवा का माध्यम मानते हैं। और आज जब देश के सामने एक नई अपेक्षा आई है तो हमें उस अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरना पड़ेगा। यह बात मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये वही संसद है जिसने अपने लगभग 1 दर्जन सांसदों को एक्सपेल किया उनकी सदस्यता से, क्योंकि उन्होंने कुछ हजार रुपये लेकर सवाल पूछने का काम किया था एक स्टिंग ऑपरेशन, और उसमें कई पार्टियों के सांसद थे, लेकिन सभी पार्टियां खड़ी हुई कि जो गलत है वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद ये सवाल बार बार उठते थे। स्वाभाविक है, उसके कारण थे। देश में एक तरफ बदलाव हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में युवक लोग हैं जिनके मन में नई अपेक्षाएं हैं, जो ये मानते हैं इंडिया डिजर्व्स बेटर, अच्छा होना चाहिए। और दूसरी तरफ ऐसे शर्मनाक भ्रष्टाचार के घोटाले होते हैं जिससे पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की छवि ऐसी होती है मानो लगता है इंडिया इज ओनली ए कंट्री ऑफ स्कैम्स। ये दोनों अंतर्विरोध था। आज मैं स्कैम के बारे में चर्चा करने का अवसर नहीं है, लेकिन एक सवाल उठाने की इच्छा जरूर होती है। जहां एक तरफ लाखों करोड़ों के घोटालों की बात हो रही है, वहीं जीरो लॉस की भी चर्चा हो रही है। देश सवाल पूछ रहा है, यह क्या हो रहा है। एक तरफ सीबीआई उन घोटालों में चार्जशीट कर रही है, हजारों करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है, लोग जेल जा रहे हैं, और वही कहा जा रहा है कि लॉस इज जीरो। कोई संस्थाएं अपने क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रही हैं। यह सारी बहस हमने देखी है। अनास्था का माहौल उसलिए पैदा हुआ। और आज आपने जो सुधार किए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं माननीय उपसभापति जी, बहुत विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि जो सिलेक्ट कमेटी ने किया वो दिसंबर 2011 में आप कर सकते थे, हम तो आपके साथ खड़े थे। बीजेपी हमेशा से इस बात को कह रही थी कि लोकपाल बिल बनना चाहिए, प्रभावी लोकपाल बिल बनना चाहिए। तो इसके लिए जो आज सिलेक्ट कमेटी का हम इतना साधुवाद कर रहे हैं, चाहे चतुर्वेदी जी का, अरुण जेटली जी का, सतीश मिश्रा जी का, या बाकी मेंबर्स का, वो काम आप खुद कर लिए होते। तो उस समय तो लोकसभा में हुआ कि नहीं, बिल पारित करना है, इसी स्वरूप में पारित करना है। एक कमोशन भी हुआ लोकसभा में, हमको मालूम है। बहुत लोगों ने कहा कि मामला संवैधानिक है। तो भले आप देर से सुधरे, लेकिन देश को जो आज लगभग 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, यह विषय 2011 के दिसंबर में ही हो जाता। यह बात कहनी आज बहुत जरूरी है। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र नहीं है, आज वो भी होते तो अच्छा होता।
उनकी आपत्ति है कि हम एक कानून में ऐसा अधिकार दे रहे हैं जिससे काम करना मुश्किल हो जाएगा। उनके इस प्रश्न का मैं बहुत विनम्रता से उत्तर यह कहना चाहूंगा कि काम करने में कठिनाई तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से भी आ जाती है, तो क्या वो कानून नहीं होना चाहिए? यह कानून 1947 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को हमने 1988 में और कड़ा किया, आपको मालूम है, क्योंकि जब भी भ्रष्टाचार होता है तो देश का, लोकतंत्र का, भारत के संविधान का और भारत की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उत्तर देंगे, और यह बहुत जरूरी है। अपने समाजवादी पार्टी के मित्रों के बारे के सवालों के जवाब में मुझे एक बात और कहनी है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में। बैठे हैं अरुण जी, देश के बहुत बड़े वकील हैं, सतीश जी हैं, अभिषेक मनु सिंह भी बैठे हुए हैं, कई वकील में, कानून मंत्री जी आप भी तो देश के बहुत बड़े वकील रहे हैं। शायद माननीय कानून मंत्री जी, ऐसा मुझे लगता है कि आपकी वकालत दोबारा शुरू करने का समय बहुत जल्दी आने वाला है। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि 10 साल आपको वकालत छोड़े हो भी गए। मानेंगे कि आपको वकालत और 10 साल करनी पड़ेगी। अब ये तो जनता तय करने वाली है, छोड़ दीजिए। और जनता अपना संकेत दे रही है। They'll be luckier than him. हाँ? He who practices will be the luckiest. तो मैं ये बताना चाह रहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया, गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए, लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सम पीपल आर ट्राइंग टू कन्वर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इनटू पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया। तो आज इसका यह मतलब कहना कि पीआईएल इंस्टीट्यूशन अपने आप में गलत है, यह सोचना उचित नहीं होगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ईमानदारी से काम करेगा उसको डरने की क्या बात है। जैसा कि माननीय विपक्षी नेता ने कहा, काम ईमानदारी से करना चाहिए, देश के हित में करना चाहिए, और अच्छे प्रशासक को किसी गलत आदेश के लिए ना करना भी सीखना चाहिए। इस देश में इतने बड़े भ्रष्टाचार इसलिए हुए और होते रहे हैं कि बहुत से प्रशासक ना करना नहीं सीखे। आज हम देख रहे हैं बहुत से प्रशासक निर्दोष फंसे हुए हैं, क्योंकि शायद अपने राजनीतिक आकाओं के गलत आदेश को वो ना नहीं कर सके। तो शायद लोकपाल बिल हमें प्रेरित करेगा कि वो परिवर्तन हम करें। आज जब हम बात कर रहे हैं लोकपाल बिल की, तो बहुत विनम्रता के साथ, जहां देश की अपेक्षाओं की चर्चा हमें करनी है, वहीं मैं बहुत विनम्रता के साथ अन्ना हजारे का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। 60 साल से एक प्रक्रिया चल रही थी। अन्ना हजारे जी ने अपने आंदोलन, अपने अनशन और अपने आग्रह से देश में हमें इस बात के लिए प्रेरित अवश्य किया कि लोकपाल को जल्दी पारित करना चाहिए। उनके कई साथी थे, आज कौन कहां है, कैसे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कई उनके कंधों के नीचे बढ़े, उनको कंधों के ऊपर चढ़े, राजनीति की बैसाखी पर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। आज अन्ना जी और उनके अनुयायियों में कैसा वार्तालाप हो रहा है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर मैं बहुत गंभीरता से महसूस करता हूं कि हमें अन्ना हजारे के आग्रह, अन्ना हजारे के अभियान और अन्ना हजारे ने देश के सामने जो प्रामाणिकता रखी, उसका अभिनंदन करना चाहिए। और आज ये संसद जब लोकपाल को एक समन्वय, समझदारी के साथ, सद्भाव के साथ बात कर रही है, तो माननीय कानून मंत्री जी, मैं ये भी आग्रह करूंगा, मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस पर आऊंगा, कुछ सवाल पूछने हैं मुझसे आपसे, कि हमें विसिल ब्लोअर बिल को भी जल्दी से पारित करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए विसिल ब्लोअर बिल पेंडिंग है, उस पर बहस मैंने ही शुरू की थी। उसके बाद हाउस में वो पास नहीं हो सका। मैं आपसे आग्रह करूंगा उसको जल्दी से पारित करना चाहिए। जो सृजन चार्टर की बात माननीय कानून मंत्री जी ने, माननीय विपक्ष नेता ने कही, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सृजन चार्टर जिन जिन प्रदेशों में आया है, उसने लोगों को इंपावर किया है और उसके कारण प्रशासन भी कल्याणकारी बना है। इट हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ए प्रो वेलफेयर पीपुल इनिशिएटिव ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी। तो मुझे लगता है सृजन चार्टर्स के बारे में बहुत गंभीरता से कहने की जरूरत है और समझने की जरूरत है।
अब मुझे आपसे एक बात कहनी है कि आपने बताया कि सेलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस को आपने माना है और आपने अपनी आरंभिक टिप्पणी में आपने भी कहा कि सेक्शन 20 में काफी कुछ कंफ्यूजन था, जिसे सेलेक्ट कमेटी ने क्लैरिफाई किया है। और सेलेक्ट कमेटी की जो अनुशंसा है माननीय कानून मंत्री जी, उसमें साफ लिखा हुआ है लोकपाल के पास अगर कोई शिकायत आएगी तो उस शिकायत की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या तो वो अपने विंग से कराएंगे अथवा सीबीआई या किसी अन्य के पास भेजेंगे, और अगर लगता है कि प्राइमा फेशिया केस डिस्क्लोज होता है तो सीधा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपने इस अनुशंसा को मान लिया। अब हमारी समस्या यह है कि आपका जो अमेंडमेंट नंबर 6 है, जो अभी प्रेजेंट शोप में है, कि उसमें आपने लिखा है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट टू डिटरमिन वेदर देयर एग्जिस्ट ए प्राइमा फेसी केस फॉर इन्वेस्टिगेशन और नॉट। यह आपका ओरिजिनल अमेंडमेंट है। आप देश के बहुत बड़े कानूनविद हैं और अभी देश के कानून मंत्री हैं। आपको मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज्ड की कोई भूमिका नहीं होती है। एन एक्यूज्ड कम्स इनटू फोकस ओनली व्हेन ए कॉग्निजेंस इज टेकन based upon investigation, filing of charge sheet, application of mind by the magistrate। तो आप इन्वेस्टिगेशन करें या ना करें, इसके बारे में उनसे पूछने जा रहे हैं। तो ये तो देश के क्रिमिनल कानून को आप उल्टा कर रहे हैं। सैंक्शन के बारे में हम समझ सकते हैं, जो आपने बात कही, जब कार्रवाई पूरी हो गई, चार्जशीट पूरी हो गई, तो सैंक्शन के बारे में आपने बताया, उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं। दैट इज एन एडिक्वेट सेफगार्ड अवेलेबल टू एनी पब्लिक सर्वेंट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के पहले उनसे पूछा जाए, तब तो पूरे इन्वेस्टिगेशन को जो अभी बताया त्रिवेदी जी ने, द इंटायर इन्वेस्टिगेशन शैल बी फ्रस्ट्रेटेड द मोमेंट यू आस्क अगेंस्ट हिम, ही विल स्टार्ट ऑल द रियर गार्ड एक्शंस टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस एंड टू डू एनीथिंग पॉसिबल, एंड ए ब्यूरोक्रेट और ए पब्लिक सर्वेंट कैन टैंपर विथ इट इन ए वेरी स्पीडी मैनर। तो इसके बारे में हम आपसे स्पष्टीकरण जानना चाहेंगे, बहुत जरूरी है। मुझे एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात पूछनी है कि टाइम फ्रेम ऑफ ट्रायल के बारे में इसमें कुछ करने की कोशिश की गई है क्या? क्योंकि हम चाहेंगे, आपका उत्तर ये बहुत जरूरी है कि आपने इन्वेस्टिगेशन का टाइम फ्रेम दिया है, आपने सैंक्शन का टाइम फ्रेम दिया है। यह विषय जानना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान का कानून है, आप जानते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ द इनोसेंस ऑफ एक्यूज्ड। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो गिल्टी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में नाम आया वो तभी जब तक कन्विक्ट नहीं होते, तब तक तो कानून चलेगा। हम आपसे अपेक्षा करेंगे, जब देश भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने गंभीरता से खड़ा हो रहा है, तो स्पीडी ट्रायल हो। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, एमपी है, मिनिस्टर है, आईएएस है, आईपीएस है, स्टेट्स कोई भी है, तो आप जेल जाइए, अपनी कार्रवाई, अगर आपने गलत किया है तो आप उसका परिणाम भुगतिए। लेकिन अगर कोई निर्दोष रूप से फंस रहा है तो ट्रायल करके जल्दी से एक्सोनरेट भी होना चाहिए। क्योंकि इस देश में एक चिंता की बात यह है कि 10-10 साल ट्रायल चलते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के कानून आ रहे हैं, बाकी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसकी चर्चा भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए देश के हित में है कि करप्शन के केसेस का प्रायोरिटी में ट्रायल होना चाहिए। उसके बारे में माननीय मंत्री जी, आपकी सोच क्या है? क्योंकि इसमें एक बहुत गंभीर सवाल उठता है, जब लोकपाल का इतना बड़ा हम इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, तो इसके साथ ही साथ ट्रायल को एक्सपेडाइट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखना पड़ेगा। और यह हमारे लिए बहुत सुखद बात है कि आज देश के कानून मंत्री इस विषय को टेकअप किए हुए हैं, क्योंकि देश के करप्शन केसेस और बाकी केसेस के ट्रायल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आपकी क्या सोच है और इसके बारे में आप क्या प्रावधान कर रहे हैं, यह हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। माननीय सभापति जी, पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत चर्चा होती है कि पॉलिटिशियंस दूसरे के बारे में तो बहुत टिप्पणी करते हैं, लेकिन कभी अपने ऊपर झांक कर नहीं देखते। आज मैं इस बारे में दो बहुत ही सार्थक बातें कहना चाहूंगा। इस देश में बहुत बड़ी बहस थी कि लोकपाल के दायरे के अंतर्गत प्रधानमंत्री को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। मुझे याद है, जब एनडीए की सरकार थी, उस समय लोकपाल की चर्चा हुई थी।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले ही कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे लोकपाल के दायरे में लाया जाए। जब ये लोकपाल की चर्चा चल रही थी तो यहां भी काफी लंबी बहस हुई। मुझे इस बात का बहुत आश्वासन है कि कुछ सेफगार्ड्स के साथ प्रधानमंत्री जी को लोकपाल के दायरे में लाया गया है। यह भारत की राजनीति की, भारत की संसदीय परंपरा की और देश की जागरूकता की एक बहुत बड़ी विजय है कि आज यही संसद देश को यह संदेश दे रही है कि हम भारत के प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में ला रहे हैं। एमपी पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं, इसको लेकर बहुत लंबी बहस थी। कुछ लोग कहते थे ग्रे एरिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी थे। आज यही संसद बड़े ही गौरव के साथ एक ऐसा बिल ला रही है जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी पब्लिक सर्वेंट माना गया है विथ ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। तो राजनीति और संसद इसके खिलाफ तमाम नकारात्मक छवि के बावजूद यही संसद जब अवसर आता है तो उठती है। एंड टुडे आई विश टू convey this profound sense of assurance on behalf of all my colleagues today present here, members of parliament, that the same parliament in one voice, in unison, is going to pass a law which is certainly going to give a positive message in the country that these parliamentarians can also rise to the occasion if a situation comes like that. मुझे एक अंतिम बात कहनी है और वो अंतिम बात मुझे क्या कहनी है। हम लोकपाल बना रहे हैं और लोकपाल एक बहुत ही प्रभावी इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। लोकपाल से देश की अपेक्षाएं होने वाली हैं। इस बात की बहुत विशेष चिंता करने की जरूरत है कि लोकपाल में ऐसे लोग आए, देश के लोकपाल ऐसे लोग बने जो इस गंभीर दायित्व के महत्व को समझे, और लोकपाल में ऐसे लोग भी आए जो इस देश को चलाने की प्रक्रिया को भी समझे। आज ये बात मैं बहुत पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। हमने कहा है कि इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या रिटायर्ड चीफ जस्टिस लोकपाल बन सकते हैं, अच्छी बात है। हमने उसकी प्रक्रियाओं को भी रखा। ये बात माननीय सभापति जी, मैं चाहता हूं कि संसद के सामने यह कॉशन में रखूं। अभी कई महत्वपूर्ण पदों पर हमने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को रखा है। मैं उनका नाम लेने की जरूरत नहीं समझता। क्या आचरण रहा है उनका? क्या उससे देश की छवि अच्छी हुई है? क्या उससे उस पद की गरिमा को मजबूती मिली है? अरुण जी ने बताया कि किस प्रकार से आप रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन कर रहे हैं, उससे एक नई चिंता को आप पैदा कर रहे हैं विच इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल। अब कुछ लोग शेड्यूल कास्ट के बारे में बोल रहे थे। सर, मैं आपके इतना विद्वान नहीं हूं, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, बड़ी कृपा होगी। Minority can be sit. Sir, can I speak now? Now please, राष्ट्रपाल जी बैठिए, बैठिए, प्लीज प्लीज प्रोसीड। नाउ प्लीज रवि शंकर जी, प्लीज प्रोसीड, प्लीज प्रोसीड। सर, सर, नाउ प्लीज, राष्ट्रपाल जी, प्रवीण जी, प्लीज। सर, इसी के लिए ही बोल रहा है कि इधर से मत बोले। नाउ प्लीज, राष्ट्रपाल जी, प्लीज बोलिए, बोलिए। अब बोलिए। माननीय सभापति जी, अब मैं ये सोच रहा था कि अभी हाल के चुनाव में एक हफ्ता पहले इतनी शर्मनाक विजय के बाद कुछ तो शांति रहेगी। अब बाकी वो शांत नहीं करना चाहते हैं तो उनका विषय है, लेकिन क्योंकि ये बात उठाई गई तो मैं ये कानून पढ़ने जा रहा हूं। सेक्शन 3 प्रोवाइजो आफ्टर क्लॉज बी provided that not less than 50% of the members of Lokpal shall be from the person belonging to SC, ST, other backward classes, minorities and women.
minorities representation is alien to our constitution. Representation for SC is there. Representation for ST is there. Representation for other backward caste is there. Representation for women is there. But our constitution does not envisage representation for minorities. That's what I'm saying. And who is a minority and who is a not is too well known. The constitution knows that, and with great respect to him, I know a little of this branch of law in terms of Supreme Court judgments. Therefore, ये जो पूरी बात है वो गलत है, असंवैधानिक है. लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि हमें ये कहना है, हमें ये कहना है माननीय सभापति जी कि जब इतने महत्वपूर्ण अधिकारों के साथ इस ऐतिहासिक बिल को, लोकपाल बिल को हम पास कर रहे हैं, तो जिसे भी लोकपाल बनाया जाए, प्रक्रिया बहुत ही व्यापक है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट और फेयर. बट द पर्सन हु बिकम्स द लोकपाल मस्ट अंडरस्टैंड द इनॉर्मिटी ऑफ द पावर and the enormity of the responsibility. Those who become Lokpal need to understand that India has a constitution, India has an institutional system. India has a public opinion and people expect development as well. Therefore, those cases of corruption must be taken very strongly. Those who are guilty must be punished. But the enormity of the power must be understood in the context that they have an accountability too. ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब इतिहास में एक ऐतिहासिक अवसर पर हम इस बिल को पारित कर रहे हैं, ठीक ही कहा माननीय जेटली साहब ने, हम कानून से सीखते हैं, आगे भविष्य में कुछ और बदलाव करना पड़ सकता है. लेकिन आज सेलेक्ट कमेटी ने जिस व्यापक विमर्श के बाद यह बिल पास किया है, मैंने उस समय एक बात कही थी, चर्चा अच्छी हुई, चतुर्वेदी जी हाउस में नहीं है, कई पार्टियों के लोग सेलेक्ट कमेटी में बैठे और सबों का स्वर एक निकला. जब हम स्टैंडिंग कमेटी में बैठते हैं, माननीय सभापति जी, आपका लंबा अनुभव है, वहां भी हम लोग के अंतर विरोध होते हैं, स्वर एक होता है. आज जब हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, हमारे बहुत लोग यहां बैठे हुए हैं, जेपीसी में भी यही स्वर होना चाहिए था, तो देश की अपेक्षा कुछ और होती, जो 2GP में जेपीसी का स्वर नहीं था. यह मैं जेपीसी के एक मेंबर के रूप में अपनी पीड़ा बताना चाहता हूं, जब यही सेलेक्ट कमेटी के काम की प्रशंसा हो रही है. मुझे लगता है यह बहुत जरूरी है बोलना और देश को बताना जरूरी है. तो आज जो आपने ऐतिहासिक बिल लाया, मैं सरकार से एक बात कहूंगा अंत में, देर आए दुरुस्त आए. अगर यही 2011 में आते तो शायद ये बहुत पहले आ जाता. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी. धन्यवाद.